हैरी पॉटर और अज़्काबान के कैदी अध्याय 5 दम पिशाच। टॉम ने अगली सुबह हैरी को पोपली मुस्कान के साथ एक कप चाय के साथ जगाया। हैरी ने कपड़े पहने। हैरी नाखुश हेडविग को पिंजरे में जाने के लिए मना ही कर रहा था कि रॉन उसके कमरे में घुसा। चिड़चिड़ा दिख रहा था। उसने कहा, जितनी जल्दी हम ट्रेन में पहुंच जाएं उतना अच्छा है। कम से कम हॉगवर्ट्स में मैं पर्सी से दूर रह सकता हूँ। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड पेनीलोप क्लियर वाटर की फ़ोटो पर चाय फैला दी है, जिसके कारण उसकी नाक बदसूरत हो गई है। इसलिए पेनीलोप ने अपना चेहरा फ्रेम के नीचे छुपा लिया है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, हैरी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, लेकिन तभी फ्रेड और जॉर्ज ने बाधा डाल दी। पर्सी को दोबारा गुस्सा दिलाने के लिए वो रॉन को बधाई देना चाहते थे। वे लोग नाश्ता करने के लिए नीचे गए, जहां मिस्टर और मिसेस वीजली त्योरियां चढ़ाकर दैनिक जादूगर का पहला पेज पढ़ रहे थे। मिसेस वीजली हरमाइनी और जीनी प्रेम के उस काढ़े के बारे में बात कर रही थीं जो उन्होंने किशोरावस्था में बनाया था। वो तीनों जोर जोर से हंस रही थीं। स्टेशन से निकलने की हड़बड़ी में हैरी रॉन या हरमाइनी से बातें नहीं कर पाया। वे सब अपनी संदूक रिश्ती कड़ाही की सकरी सीढ़ियों के नीचे लाकर दरवाजे के पास रखने में बहुत व्यस्त थे। हेडविग और पर्सी का उल्लू हरमीज अपने अपने पिंजरों के ऊपर बैठे थे। संदूकों के ढेर के पास बेंत की बनी एक टोकरी रखी थी जो जोर जोर से हिल रही थी। हरमाइनी उस टोकरी के पास जाकर मीठी आवाज में बोली, सब ठीक है क्रूकशैंक्स, मैं तुम्हें ट्रेन में बाहर निकाल लूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। बेचारे स्केबस का क्या होगा? उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, जहां का उभार ये बता रहा था कि स्कैबर्स उसकी जेब में है। मिस्टर वीजली बाहर खड़े होकर मंत्रालय की कारों का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अंदर झांका। कारें आ गई हैं, हैरी आ जाओ। वहां पर दो पुराने जमाने के गहरे हरे रंग की कारें थी, जिन्हें हरे मखमली सूट पहने रहस्यमय दिखने वाले जादूगर चला रहे थे। मिस्टर वीजली हैरी को पहली कार की तरफ ले गए। अंदर चलो हैरी, मिस्टर वीजली ने भीड़ भरी सड़क पर इधर उधर देखते हुए कहा। हैरी कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही समय बाद हरमाइनी, रॉन और पर्सी भी पास आकर बैठ गए। पर्सी के बैठने के कारण रॉन परेशान दिख रहा था। जादू मंत्रालय की कारें बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन इतनी कम जगह में से वो निकल सकती थीं, जिसमें से वर्नन अंकल की कंपनी की नई कार निश्चित रूप से नहीं निकल सकती थी। जब वे किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचे, मंत्रालय के ड्राइवर उनके लिए ट्रॉली ले आए और संदूक उतार दिए। फिर उन्होंने अपने हैट छूकर मिस्टर वीजली का अभिवादन किया, वापस चल दिए। हैरी ने देखा वे ट्रैफिक लाइट्स के लिए रुकी हुई कारों के बीच से होते हुए सबसे आगे पहुंच गए। मिस्टर वीजली स्टेशन के अंदर जाते समय पूरे रास्ते हैरी से सटकर चल रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, चूंकि हम लोग ज़्यादा हैं इसलिए हम दो दो करके बैरियर पार करेंगे। सबसे पहले मैं और हैरी जाएंगे। मिस्टर वीजली हैरी की ट्रॉली को प्लेटफॉर्म नंबर 9 और प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बीच बने बैरियर की तरफ धक्का दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रुचि इंटरसिटी 125 में है, जो उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आई थी। हैरी को इशारा करते हुए वो बैरियर की तरफ झुक गए। हैरी ने उनकी नकल की। अगले ही पल वे ठोस धातु के बैरियर को पार करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंच गए। वहां पर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर जादूगरों और जादूगरनियों की भीड़ थी जो अपने बच्चों को ट्रेन में बैठाने आए थे। पर्सी और जिनी अचानक हैरी के पीछे आए। वे हाँफ रहे थे। जाहिर है उन्होंने दौड़कर बैरियर पार किया था। आह, वो रही पेनीलोप, पर्सी ने अपने बाल संवारते हुए कहा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया। तत्काल जिनी की नजरें हैरी से मिली और वे दोनों अपनी हंसी छिपाने के लिए पलट गए। हरमाइनी और वीजली परिवार के बाकी लोग जब उनके पास आए तो मिस्टर वीजली ट्रेन के आखिरी सिरे की ओर जाने के लिए सबसे आगे आगे चलने लगे। बीच में सभी कंपार्टमेंट खचाखच भरे थे। उन्हें एक ऐसा डिब्बा दिख रहा था जो काफ़ी खाली था। उन्होंने उसमें अपने संदूक लादे और हेडविग का पिंजरा और क्रूकशैंक्स की टोकरी रखी। उसके बाद वे मिस्टर और मिसेस वीजली से विदा लेने के लिए बाहर आए। मिसेस वीजली ने अपने बच्चों को चूमा, फिर हरमाइनी को और अंत में हैरी को। उन्होंने हैरी को गले लगाया। वो थोड़ा शर्मा गया, लेकिन सच तो ये था कि उसे अच्छा लगा। मिसेस वीजली ने हैरी से कहा, अपना ख्याल रखना, ठीक है हैरी? उनकी आंखों में अजीब सी चमक। इसके बाद वे अपने बड़े हैंडबैग को खोलते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बना दिए हैं। ये रहे रॉन। नहीं, इनमें कॉर्न बीफ नहीं है। फ्रेड कहाँ हैं? ये रहे बेटे।
मिस्टर वीजली ने धीमे से कहा। हैरी, 1 मिनट यहाँ आओ। उन्होंने अपना सिर हिलाकर एक खंबे की तरफ इशारा किया। हैरी उनके साथ खंबे के पीछे चला गया। बाकी सब लोग मिसेस वीजली को चारों तरफ घेरे खड़े रहे। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मिस्टर वीजली ने तनाव भरी आवाज़ में कहा। आगे कहने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर वीजली, मैं पहले से ही सब जानता हूँ। हैरी बोला। तुम जानते हो? तुम कैसे जान सकते हो? मैंने कल रात को आपकी और मिसेस वीजली की बातें सुन ली थी। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन सॉरी, हैरी ने तत्काल जोड़ दिया। तुम्हें सारी बातें बताने के लिए मैंने ये तरीका नहीं चुना होता, मिस्टर वीजली ने चिंतित दिखते हुए कहा। दरअसल ये सबसे अच्छा तरीका था। इस तरह से मैंने फज से किया अपना वादा भी नहीं तोड़ा और मैं सच्चाई भी जान गया। हैरी, तुम्हें तो बहुत डर लग रहा होगा। नहीं, हैरी ने गंभीरता से कहा। मिस्टर वीजली के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं। मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीरियस ब्लैक वोल्डेमार्ट से ज़्यादा बुरा तो नहीं हो सकता। वोल्डेमार्ट का नाम सुनकर मिस्टर वीजली भय से चौंक गए, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया। मैं जानता हूँ हैरी, तुम मजबूत मिट्टी के बने हो और फज तुम्हें खामा कमज़ोर समझ रहा था। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, लेकिन आर्थर! बच्चों को ट्रेन पर चढ़ाते हुए मिसेस वीजली चिल्लाईं। क्या कर रहे हो? ट्रेन जाने वाली है। आ रहा है मौली, वो आ रहा है, मिस्टर वीजली ने कहा। लेकिन फिर वो हैरी की तरफ मुड़े और ज़्यादा धीरे परंतु जल्दी से बोले। सुनो, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे वादा करो कि मैं अच्छे बच्चे की तरह महल में ही रहूँगा। हैरी ने उदासी से कहा। नहीं, ये नहीं। हैरी, कसम खाओ तुम ब्लैक की तलाश नहीं करोगे। मिस्टर वीजली इस वक्त जितने गंभीर थे उतने कभी नहीं लगे। हैरी घूरता रह गया। क्या? एक जोरदार सीटी बजी। ट्रेन के गार्ड डिब्बों के दरवाजे बंद कर रहे थे। मुझसे वादा करो हैरी, चाहे जो हो जाए, मिस्टर वीजली ने कहा। हैरी ने हैरानी से कहा। जो मुझे मारना चाहता है मैं उसकी तलाश क्यों करूंगा? कसम खाओ, चाहे जो भी हो। सुनो आर्थर, जल्दी, मिसेस वीजली चिल्लाईं। ट्रेन धुआं छोड़ते हुए चलने लगी। हैरी अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ भागा। रॉन ने दरवाज़ा खोल दिया, एक तरफ हो गया ताकि हैरी अंदर आ जाए। वो खिड़की से बाहर झांकते रहे, मिस्टर और मिसेस वीजली की तरफ हाथ हिलाते रहे जब तक ट्रेन मुड़ नहीं गई और वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए। जब ट्रेन की रफ्तार तेज हुई तो हैरी ने रॉन और हरमाइनी से कहा, मुझे तुम दोनों से कुछ अकेले में कहना है। कहीं और जाओ जिनी, रॉन बोला। ये तो बहुत बढ़िया व्यवहार है, जिनी ने चिढ़कर कहा और पैर पटकती हुई चली गई। हैरी, रॉन और हरमाइनी गलियारे में आगे गए, किसी खाली कंपार्टमेंट की तलाश करने लगे। ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सब भरे थे। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था। खिड़की के पास एक आदमी बैठा था, वो सो रहा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक पल के लिए कंपार्टमेंट के दरवाजे पर ठिठक गए। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में आमतौर पर विद्यार्थी बैठते थे। इसमें उन्होंने भोजन की ट्रॉली धकेलने वाली जादूगरनी के सिवाय किसी वयस्क को पहले कभी नहीं देखा था। अजनबी ने जादूगरों का बहुत गंदा दुशाला पहन रखा था जिस पर कई पैबंद लगे थे। हालांकि वो युवा था, लेकिन उसके हल्के भूरे बालों में से कुछ सफ़ेद नजर आ रहे थे। तुम्हें क्या लगता है ये कौन हो सकता है? रॉन ने कहा जब उन्होंने कंपार्टमेंट में बैठकर उसका दरवाज़ा बंद किया और वे जाकर खिड़की के सबसे दूर की सीट पर बैठ गए। प्रोफेसर R.J. ल्यूपिन, हरमाइनी ने तत्काल धीमी आवाज़ में कहा। तुम ये बात कैसे जानती हो? उनके सूटकेस पर लिखा है। उस व्यक्ति के ऊपर रखे सामान की तरफ इशारा किया। वहाँ एक छोटा सा पुराना सूटकेस रखा था जो बहुत सी रस्सियों से बंधा था। उसके एक कोने पर उखड़ते हुए अक्षरों में प्रोफेसर R.J. ल्यूपिन लिखा था। क्या पता वो क्या पढ़ाएंगे? रॉन ने प्रोफेसर ल्यूपिन के पीले चेहरे को देखते हुए त्योरी चढ़ाकर कहा। साफ जाहिर है हमारे यहाँ सिर्फ एक ही टीचर की जगह खाली है ना? गुप्त कलाओं से रक्षा। हैरी, रॉन और हरमाइनी पहले ही गुप्त कलाओं से रक्षा के 2 टीचर्स से पढ़ चुके थे। दोनों एक ही साल रुके थे। ऐसी अफवाह थी कि ये पद शापित है। मुझे आशा है उनमें ये काम करने की योग्यता होगी, रॉन ने संदेह भरे स्वर में कहा। उन्हें देखकर तो लगता है कि एक मंत्र उनका काम तमाम कर देगा, है ना? खैर, वो हैरी की तरफ मुड़ा। तुम क्या बताने वाले थे? हैरी ने मिस्टर और मिसेस वीजली की बहस के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके अलावा मिस्टर वीजली की चेतावनी के बारे में भी। रॉन स्तब्ध था। हरमाइनी ने हाथ मुंह पर रख लिया। सीरियस ब्लैक तुम्हारा पीछा करने के लिए भागा है? ओह हैरी, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, किसी मुश्किल में मत फंसना। मैं मुश्किल में नहीं फंसता हूँ, आमतौर पर मुश्किलें मुझे फंसा देती हैं, हैरी उत्तेजित होकर बोला।
अगर हैरी उस वहशी दरिंदे को ढूंढने जाए जो उसे पकड़कर मार डालना चाहता है, तो हैरी से बड़ा मूर्ख कौन होगा। हैरी को जितनी आशा थी, उनकी प्रतिक्रिया उससे अधिक बुरी थी। ब्लैक से वो जितना डर रहा था, उससे ज़्यादा रॉन और हरमाइनी डर रहे थे। कोई नहीं जानता वो अज़्काबान से कैसे भागा है। उससे पहले वहाँ से कोई नहीं भाग पाया। देखने वाली बात यह है कि ब्लैक की सुरक्षा का कड़ा इंतज़ाम था, उस पर बहुत सख्त पहरा था। लेकिन वो उसे पकड़ लेंगे, है ना? मेरा मतलब है मगलू भी तो उसे ढूंढ रहे हैं। वो कैसी आवाज़ है? रॉन ने अचानक पूछा। कहीं एक हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कंपार्टमेंट में चारों तरफ देखा। फिर रॉन ने कहा, यह आवाज़ तुम्हारे संदूक से आ रही है हैरी। रॉन उठकर हैरी के संदूक के पास पहुंचा। एक पल बाद उसने हैरी के दुशालों के बीच से मुखबिर यंत्र निकाला। यंत्र रॉन के हाथ में बहुत तेजी से घूम रहा था और चमक रहा था। क्या ये मुखबिर यंत्र है? हरमाइनी ने रुचि लेते हुए कहा। हाँ, पर ध्यान रखना ये सस्ता वाला है, रॉन बोला। जब मैं हैरी के पास भिजवाने के लिए इसे एरल के पैर पर बांध रहा था तो ये चक्कर घिन्नी बन गया था। क्या उस समय तुम कोई गलत काम कर रहे थे? नहीं तो, पर शायद मुझे एरल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो वो लंबी यात्रा करने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं हैरी को तोहफा कैसे पहुंचाता? जब मुखबिर यंत्र ज़्यादा तेजी से सीटी बजाने लगा तो हैरी ने सलाह दी, इसे संदूक में रख दो, वरना इसकी आवाज़ सुनकर वो जाग जाएंगे। उसने प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ इशारा किया। रॉन ने मुखबिर यंत्र को वर्नन अंकल के पुराने गंदे मोजों में ठूस दिया। आवाज़ धीमी हो गई। फिर रॉन ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। हम हॉग्समीड में इसकी जांच करवा लेंगे, रॉन ने दोबारा बैठते हुए कहा। फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे बताया है कि वहाँ दरविश एंड बेंजेंस जैसी जादुई उपकरण मिलते हैं। हॉगमीड्स के बारे में तुम कितना जानते हो? हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा। मैंने पढ़ा है कि ब्रिटेन में ये एकमात्र मगलू विहीन गांव है। हाँ सही है, लेकिन मैं इस वजह से वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं तो हनी ड्यूक्स में जाना चाहता हूँ। वो क्या है? मिठाई की दुकान है, रॉन ने कहा। उसके चेहरे पर सपनीला भाव आ गया। जहाँ हर चीज़ मिलती है, चटपटे शैतान जिन्हें खाने के बाद मुंह से धुआं निकलता है, बहुत मीठी चोको बॉल्स जिसमें स्ट्रॉबेरी और क्रीम के टुकड़े होते हैं, और शक्कर की बहुत बढ़िया कलमें जिन्हें आप क्लास में बैठकर मुंह में रखकर चूस सकते हैं। कोई देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप लिखने के लिए कुछ सोच रहे हैं। हॉगमीड्स बहुत दिलचस्प जगह है ना? हरमाइनी ने उत्सुकता से आगे कहा। जादूगरी के ऐतिहासिक स्थल में लिखा है कि ये सराय 1612 में पिशाच विद्रोह का मुख्यालय थी और चीखती हवेली को ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा शापित इमारत माना जाता है। और बड़ी शरबत बॉल्स जिन्हें चूसते समय आप ज़मीन के कुछ इंच ऊपर उठ जाते हैं, रॉन बोला। यह स्पष्ट था कि वो अपने ख्यालों में था। उसने हरमाइनी का कहा एक शब्द नहीं सुना था। हरमाइनी ने घूमकर हैरी को देखा। स्कूल के बाहर जाकर हॉग्समीड में घूमना अच्छा रहेगा, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। जब तुम लोग घूम लो तो मुझे आकर बता देना, हैरी ने भारीपन से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? रॉन ने पूछा। मैं नहीं जा सकता। डर्सली दंपत्ति ने अनुमति पत्र पर साइन नहीं किए हैं और फज ने मना कर दिया। रॉन दहशत में दिखने लगा। तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं मिली? लेकिन कोई बात नहीं, मैगोनिकल या कोई और तुम्हें अनुमति दे देगा। हैरी ने खोखली हंसी हंसी। प्रोफेसर मैगोनिकल गरुड़ द्वार की प्रमुख थीं और बहुत सख्त थीं। हम फ्रेड या जॉर्ज की मदद ले सकते हैं। उन्हें महल से बाहर निकलने का हर खुफिया रास्ता मालूम है। रॉन, मुझे लगता है जब तक ब्लैक खुला घूम रहा है, हैरी को स्कूल के बाहर नहीं निकलना चाहिए, हरमाइनी ने तेजी से कहा। हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं मैगोनिकल से अनुमति मांगूंगा तो वो भी यही कहेंगी, हैरी ने कटुता से कहा। रॉन उत्साह भरी आवाज में हरमाइनी से बोला, लेकिन अगर हम उसके साथ रहेंगे तो ब्लैक की हिम्मत नहीं होगी। ओ रॉन, बकवास मत करो। ब्लैक भीड़ भरी सड़क पर कई लोगों की हत्या कर चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे साथ होने की वजह से वो हैरी पर हमला नहीं करेगा? हरमाइनी ने पलट कर कहा। ये बोलते समय वो क्रुकशैंक्स की टोकरी की रस्सी खोल रही थी। उसे बाहर मत निकालना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रुकशैंक्स टोकरी से बाहर कूद गई। उसने अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और फिर रॉन के घुटनों पर छलांग लगा दी। रॉन की जेब कांपने लगी। रॉन ने गुस्से से क्रुकशैंक्स को दूर हटाया। दूर रहो, हरमाइनी गुस्से में बोली। रॉन, ऐसा मत करो। रॉन पलटकर जवाब देने वाला था कि तभी प्रोफेसर ल्यूपिन हिले। उन लोगों ने डर से उनकी तरफ देखा, लेकिन प्रोफेसर ल्यूपिन ने सिर्फ अपना सिर घुमाकर दूसरी तरफ किया। उनका मुंह थोड़ा सा खुला रहा। वो सोते रहे। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस लगातार उत्तर दिशा में जा रही थी। बाहर अब जंगल था। आसमान में घने बादल होने के कारण अंधेरा घिर रहा था।
विद्यार्थी उनके कंपार्टमेंट के दरवाजे के आसपास से आ जा रहे थे। क्रुकशैंक्स एक खाली सीट पर बैठी थी। बहरहाल उसका चेहरा अब भी रॉन की तरफ था। उसकी पीली आंखें रॉन की ऊपरी जेब पर टिकी थीं। एक मोटी जादूगरनी भोजन की ट्रॉली लेकर कंपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उन्हें जगा देना चाहिए? रॉन ने प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ अजीब तरह से देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि उन्हें भोजन की जरूरत होगी। हरमाइनी सावधानी से प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ बढ़ी। प्रोफेसर, माफ कीजिए प्रोफेसर। वे जरा भी नहीं हिले। चिंता मत करो बच्चों, जादूगरनी ने हैरी को बहुत सी कड़ाही केक देते हुए कहा। अगर उन्हें जागने पर भूख लगे तो मैं सबसे आगे वाले डिब्बे में हूँ। मुझे लगता है वो सो रहे हैं, रॉन ने धीमे से कहा जब जादूगरनी ने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया। मेरा मतलब है वो मर तो नहीं गए? नहीं नहीं, उनकी सांस चल रही है। फिर उसने वो कड़ाही केक ले लिया जो हैरी ने उसकी तरफ बढ़ाया। प्रोफेसर ल्यूपिन का साथ भले ही आनंददायक ना हो, लेकिन कंपार्टमेंट में उनकी उपस्थिति फायदेमंद जरूर थी। दोपहर ढलने के बाद बारिश होने लगी। बाहर की पहाड़ियां धुंधली हो गईं। दरवाजे पर उनके सबसे कम प्रिय 3 लोग खड़े थे, ड्रैको मैल्फॉय और उसके चमचे विंसेंट क्रैब और ग्रेगरी गोयल। ड्रैको मैल्फॉय और हैरी में तभी से दुश्मनी थी जब वो अपनी पहली ट्रेन यात्रा के दौरान मिले थे। मैल्फॉय नाग शक्ति में था। उसका चेहरा पीला, नुकीला और व्यंग्यात्मक था। मैल्फॉय ने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए परिचित धीमे अंदाज में कहा, देखो तो सही, पॉटी और वीजल, क्रैब और ग्वाइल दैत्यों की तरह हंसने लगे। मैंने सुना है तुम्हारे पिता को आखिरकार गर्मियों में कुछ पैसे मिल गए थे वीजली। कहीं तुम्हारी माँ सदमे से मर तो नहीं गई? रॉन इतनी जल्दी खड़ा हुआ कि उसने क्रुकशैंक्स की टोकरी फर्श पर गिरा दी। प्रोफेसर ल्यूपिन ने खर्राटा लिया। वो कौन है? ल्यूपिन को देखते ही मैल्फॉय एक कदम पीछे हट गया। नए टीचर, हैरी ने कहा जो खड़ा हो गया था कि शायद उसे रॉन को रोकने की जरूरत पड़े। तुम क्या कह रहे थे मैल्फॉय? मैल्फॉय की पीली आंखें सिकुड़ गई। वो इतना बेवकूफ नहीं था कि किसी टीचर की नाक के नीचे लड़ाई करे। चलो, उसने क्रैब और गोयल से कहा। वो गायब हो गए। हैरी और रॉन बैठ गए। रॉन अपना हाथ मलने लगा। इस साल मैं मैल्फॉय की बकवास सहन नहीं करूंगा। अगर उसने मेरे परिवार के बारे में एक भी गलत बात कही तो मैं उसके सिर को पकड़ूंगा। और रॉन ने हवा में एक हिंसक मुद्रा बनाई। रॉन, हरमाइनी ने फुसफुसाकर प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ इशारा किया, लेकिन ल्यूपिन गहरी नींद में थे। जब ट्रेन उत्तर दिशा की ओर बढ़ गई तो बारिश तेज हो गई। हम अब पहुंचने वाले होंगे, रॉन ने झुककर प्रोफेसर ल्यूपिन के पास वाली अंधेरे में डूबी खिड़की से देखते हुए कहा। अभी उसके मुंह से शब्द निकले थे कि ट्रेन धीमी होने लगी। बहुत बढ़िया, रॉन ने उठते हुए प्रोफेसर ल्यूपिन के पास से गुजरते हुए कहा। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं दावत में पहुंचना चाहता हूँ। हम अभी वहाँ नहीं पहुँच सकते, हरमाइनी ने घड़ी देखते हुए कहा। तो ट्रेन क्यों रुक गई है? बिना किसी चेतावनी के बत्तियां बंद हो गईं। घुप अंधेरा हो गया। क्या हो रहा है? हैरी ने रॉन की आवाज सुनी। आउच! हरमाइनी ने सिसकारी भरी। रॉन, तुम मेरे पैर पे चढ़ गए हो। कहीं ट्रेन खराब तो नहीं हो गई? क्या पता। हैरी को रॉन की काली आकृति दिखी। वो खिड़की को साफ करके बाहर देख रहा था। रॉन बोला, बाहर कुछ हिल रहा है। मुझे लगता है ट्रेन में कोई चढ़ रहा है। तभी उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा अचानक खुला और कोई हैरी के पैरों को कुचलता हुआ गिर गया। माफ करना, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? आउच, सॉरी। हेलो नेविल, हैरी ने कहा। उसने अंधेरे में टटोला और नेविल का चोगा पकड़कर उठा लिया। हैरी, क्या ये तुम हो? मैं ड्राइवर से पूछ कर आती हूँ कि क्या हो रहा है। हरमाइनी की आवाज़ आई। वो हैरी के पास से गुजरी। एक बार फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ठीक उसी समय धड़ाम की आवाज़ के साथ 2 लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। कौन है? कौन है? जिनी, हरमाइनी, तुम क्या कर रही हो? मैं रॉन को ढूंढ रही हूँ। अंदर आकर बैठो। यहाँ नहीं, यहाँ मैं बैठा हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा। शांत। अचानक एक भर्राई हुई आवाज आई। ऐसा लगा प्रोफेसर ल्यूपिन जाग गए थे। फिर एक हल्की कड़ाक की आवाज आई और कंपार्टमेंट में रोशनी हो गई। प्रोफेसर ल्यूपिन की हथेली में आग की लपटें थरथरा रही थीं। लपटों में उनका थका भूरा चेहरा चमक रहा था, लेकिन उनकी आंखें सतर्क और सावधान थीं। जहां हो वहीं रहो। वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए अपनी हथेली की लपटों को अपने सामने रखकर चलने लगे। ल्यूपिन इससे पहले कि दरवाजे तक पहुंच पाते, दरवाजा खुल गया। ल्यूपिन के हाथ की थरथराती लपटों में चोगा पहने हुए एक आकृति दिखी, जो इतनी लंबी थी कि उसका सिर ट्रेन की छत को छू रहा था। उसका पूरा चेहरा नकाब के पीछे था।
हैरी की आंखें उसके शरीर पर नीचे की तरफ गईं। उसने जो देखा उसकी कपकपी छूट गई। चोगे से एक चमकता हुआ गंदा और पपड़ीदार पतला सा हाथ लटक रहा था, जैसे कोई मुर्दा हाथ पानी में गल गया हो। हाथ एक पल के लिए नजर आया और फिर अचानक काले चोगे की तह में छुप गया। और फिर नकाब के नीचे वाले प्राणी ने एक लंबी धीमी खरखराती सांस खींची। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा के अलावा कुछ और खींचने की कोशिश कर रहा हो। अचानक सबको ठंड लगने लगी। हैरी को लगा उसकी सांस सीने में अटक गई। हैरी की आंखें ऊपर को चढ़ गईं। वो नहीं देख सकता था। वो ठंड के सैलाब में डूब गया। उसके कानों में एक ऐसी आवाज तेज हो रही थी जैसे पानी लहरा रहा हो। और फिर कहीं दूर उसे चीखने की आवाज सुनाई दी, किसी औरत की भयानक दहशत भरी गिड़गिड़ाती हुई तेज चीखें। वो चीखने वाली औरत की मदद करना चाहता था। उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया। उसके भीतर मोटा सफेद कोहरा घुमड़ रहा था। हैरी, हैरी तुम ठीक तो हो? कोई उसका चेहरा थपथपा रहा था। हैरी ने अपनी आंखें खोली। उसके ऊपर लालटेनें थीं और फर्श हिल रहा था। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस दोबारा चलने लगी थी। ऐसा लगता था कि वो अपनी सीट से फिसलकर फर्श पर गिर गया था। रॉन और हरमाइनी घुटने के बल उसके पास बैठे थे। उनके ऊपर हैरी को नेविल और प्रोफेसर ल्यूपिन दिखे जो उसे देख रहे थे। जब उसने अपने चश्मे को ठीक करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो उसका जी मचलाने लगा। उसे अपने चेहरे पर ठंडा पसीना मालूम हुआ। रॉन और हरमाइनी ने उसे अपनी सीट पर बिठाया। तुम ठीक तो हो? रॉन ने घबरा कर कहा। हाँ, हैरी ने कहा और तत्काल दरवाजे की तरफ देखा। नकाब वाला प्राणी गायब हो गया था। क्या हुआ? वो चीज कहाँ है? कौन चीखा था? कोई नहीं चीखा था, लेकिन मुझे चीखें सुनाई दी थीं। एक जोरदार कड़ाक की आवाज सुनकर वो सब उछल पड़े। प्रोफेसर ल्यूपिन चॉकलेट की एक बड़ी पट्टी को छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे थे। उन्होंने हैरी को एक बड़ा टुकड़ा थमाते हुए कहा, इसे खा लो, मदद मिलेगी। हैरी ने चॉकलेट ले तो ली लेकिन खाई नहीं। वो क्या चीज थी? उसने ल्यूपिन से पूछा। दम पिशाच, ल्यूपिन ने कहा, जो अब सबको चॉकलेट बांट रहे थे। अज़्काबान के दम पिशाचों में से एक। सब लोग उन्हें घूरने लगे। प्रोफेसर ल्यूपिन ने चॉकलेट के खाली पैकेट को मुट्ठी में दबाकर मरोड़ा और अपनी जेब में डाल दिया। उन्होंने फिर कहा, इसे खा लो, मदद मिलेगी। मुझे ड्राइवर से कुछ कहना है। माफ करना। वो हैरी के पास से गुजरते हुए गलियारे में ओझल हो गए। हैरी, तुम्हें यकीन है तुम ठीक हो? हरमाइनी ने चिंता से कहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ था। हैरी ने अपने चेहरे से एक बार फिर पसीना पोंछते हुए कहा, देखो वो चीज दम पिशाच वहां खड़ा था और चारों तरफ देख रहा था। मेरा मतलब है, मैंने सोचा कि उसने ऐसा किया क्योंकि मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और तुम मुझे लगा तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया है, रॉन ने कहा, जो अब भी डरा हुआ दिख रहा था। तुम अकड़ गए थे, अपनी सीट से गिर गए थे और छटपटा रहे थे। हरमाइनी बोली। इसके बाद प्रोफेसर ल्यूपिन तुम्हें लांघकर दम पिशाच की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकालकर कहा, हम में से किसी ने भी अपने चोगे में सीरियस ब्लैक को नहीं छिपा रखा है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन दम पिशाच नहीं गया। इसके बाद ल्यूपिन ने कोई मंत्र बुदबुदाया और उनकी छड़ी से एक सफ़ेद रोशनी निकली। दम पिशाच की तरफ बढ़ी। दम पिशाच तत्काल पलटा और भाग गया। वो बहुत भयानक था, नेविल ने सामान्य से तेज आवाज में कहा। जब वो अंदर आया था तो कितनी ठंड हो गई थी। मुझे अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। जिनी एक कोने में दुबकी हुई थी, उसकी हालत हैरी जितनी बुरी थी। वो सुबकने लगी। हरमाइनी ने उसके पास जाकर सांत्वना भरा हाथ उसके सिर पर रखा। लेकिन तुम में से कोई भी अपनी सीट पर से नहीं गिरा? हैरी ने अजीब अंदाज में पूछा। नहीं, रॉन ने हैरी को चिंता से देखते हुए कहा। जिनी पागलों की तरह कांप रही थी। हैरी को ये बात समझ में नहीं आई। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो कांप रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो लंबे बुखार के बाद ठीक हो रहा है। उसे शर्म भी आ रही थी। जब किसी और की हालत इतनी खराब नहीं थी तो वो बेहोश क्यों हो गया था? प्रोफेसर ल्यूपिन वापस लौट आए। अंदर घुसते समय ठहरे। उन्होंने कहा, देखो, मैंने उस चॉकलेट में जहर नहीं मिलाया है। हैरी ने चॉकलेट का एक टुकड़ा चबाया। उसे हैरानी हुई। अचानक उसके पैरों में गर्मी की लहर दौड़ गई। हम 10 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। तुम ठीक तो हो हैरी? प्रोफेसर ल्यूपिन बोले। हैरी ने ये नहीं पूछा कि प्रोफेसर ल्यूपिन उसका नाम कैसे जानते हैं। वो शर्माते हुए बुदबुदाया। बाकी बची यात्रा में ज्यादा बातें नहीं हुई। अंत में ट्रेन हॉग्समीड स्टेशन पर रुकी और सब बाहर निकलने लगे।
उल्लू बोलने लगे, बिल्लियाँ म्याऊं करने लगी और नेविल का पालतू मेंढक उसकी हैट के नीचे जोर जोर से टर्राने लगा। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इस तरफ आए। एक परिचित आवाज सुनाई दी। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने मुड़कर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर हैग्रिड की विशाल आकृति देखी। वो आतंकित दिख रहे नए विद्यार्थियों को इशारे से बुला रहा था ताकि वे नाव में बैठकर झील के पार जाएं, जैसे की परंपरा थी। तुम तीनों ठीक तो हो? हैग्रिड विद्यार्थियों की भीड़ के ऊपर से चिल्लाया। उन्होंने उसकी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके चारों तरफ के लोगों की भीड़ उन्हें प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ धकेल रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी स्कूल के बाकी लोगों के पीछे पीछे कीचड़ भरे कच्चे रास्ते पर आ गए, जहां कम से कम 100 बग्घियां बचे हुए विद्यार्थियों का इंतजार कर रही थी। हैरी का अनुमान था कि हर बग्घी को एक अदृश्य घोड़ा खींच रहा था, क्योंकि जब वो एक बग्घी के अंदर चढ़े और दरवाजा बंद किया तो बग्घी अपने आप चल पड़ी। बग्घी के अंदर मिट्टी और घास की हल्की गंध थी। चॉकलेट खाने के बाद हैरी को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे अब भी कमजोरी महसूस हो रही थी। रॉन और हरमाइनी उसकी तरफ कनखियों से देखते रहे, मानो उन्हें ये डर हो कि वो दोबारा फिर गिर जाएगा। गाड़ी लोहे के भव्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जिसके पास पत्थर के स्तंभ थे। इन स्तंभों के ऊपर पंख वाले सुअरों की आकृतियां थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर हैरी को नकाब पहने 2 लंबे दम पिशाच दिखे जो दरवाजों के दोनों तरफ पहरा दे रहे थे। उसे एक बार फिर ठंड लगने लगी और उसका जी मचलाने लगा। वो अपनी सीट के पीछे टिक गया और अपनी आंखें तब तक बंद रखीं जब तक उनकी बग्घी दरवाजे के पार नहीं पहुंच गई। महल तक की लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए बग्घी ने रफ्तार पकड़ ली थी। हरमाइनी छोटी खिड़की के बाहर झांक रही थी, बहुत से कंगूरों और मीनारों को पास आते देख रही थी। आखिरकार गाड़ी रुक गई और हरमाइनी और रॉन बाहर उतर गए। जैसे ही हैरी ने कदम रखा, उसे कानों में एक धीमी और खुशी की आवाज़ पड़ी। तुम बेहोश हो गए थे पॉटर? क्या लॉन्ग बॉटम सच कह रहा था? तुम सचमुच बेहोश हो गए थे? मेलफॉय हरमाइनी को कोहनी से धक्काकर हैरी के ठीक सामने का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसकी पीली आंखों में शैतानी चमक थी। हट जाओ मेलफॉय, रॉन ने अपना जबड़ा भींचते हुए कहा। क्या तुम भी बेहोश हो गए थे वीजली? क्या कोई समस्या है? एक धीमी आवाज आई। प्रोफेसर ल्यूपिन अगली बग्घी से बाहर उतर रहे थे। मेलफॉय ने प्रोफेसर को हिकारत भरी नजरों से देखा। उनके दुशालों के पैबंद और उनके सूटकेस की खस्ता हालत को गौर से देख रहा था। आवाज में ताने की झलक थी जब उसने कहा, अरे नहीं प्रोफेसर, और फिर क्रैब और गोयल की तरफ देखकर हंसा और उनके आगे आगे महल की सीढ़ियां चढ़ गया। हरमाइनी ने रॉन को पीछे से धक्का दिया ताकि वो जल्दी चले। वे तीनों भी सीढ़ियों पर जाने वाली भीड़ में शामिल हो गए। बलूत के विशाल दरवाजे से होते हुए वे गुफा जैसे प्रवेश हॉल में पहुंचे, जहां मशालें जल रही थी और ऊपर की मंजिलों तक जाने वाली संगमरमर की सुंदर सीढ़ियां थीं। बड़े हॉल का दरवाजा दाईं तरफ था। हैरी भीड़ के साथ इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक आवाज आई, पॉटर, ग्रेंजर, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। हैरी और हरमाइनी हैरानी से घूमे। रूपांतरण की टीचर और गरुड़ द्वार की प्रमुख प्रोफेसर मैगोनिकल भीड़ के सिरों के ऊपर से उन्हें बुला रही थीं। हैरी आशंकित होकर उनके पास पहुंचा। प्रोफेसर मैगोनिकल में उसे ये महसूस कराने की कला थी जैसे उसने कोई गलत काम कर दिया हो। इतना चिंतित दिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, उन्होंने दोनों से कहा। वीजली, तुम आगे जाओ। जब प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी और हरमाइनी को भीड़ से दूर ले गई तो रॉन उन्हें घूरता रहा। वे उनके ऑफिस पहुंच गए और ये एक छोटा कमरा था जिसमें आग जल रही थी। प्रोफेसर मैगोनिकल ने हैरी और हरमाइनी को बैठने का इशारा किया। वे खुद अपनी डेस्क के पीछे जाकर बैठ गईं और अचानक बोली, प्रोफेसर ल्यूपिन ने कुल्लू से एक खबर भिजवा दी थी, तुम ट्रेन में बीमार पड़ गए हो पॉटर। हैरी जवाब दे पाए इससे पहले ही दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और मैट्रन मैडम पोम्फ्री तेजी से अंदर आ गई। हैरी को महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ गया है। इतना ही काफी था कि वो बेहोश हो गया था। इन लोगों को इस बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हैरी ने कहा। अच्छा तो तुम हो, मैडम पोम्फ्री ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, गौर से देखने के लिए झुकी। तुम फिर कोई खतरनाक काम कर रहे होगे। दम पिशाच था पॉपी, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। उन्होंने रहस्यमय अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा।
दम पिशाचों को स्कूल के आस पास रखना। मैडम पॉम्फ्री असंतुष्ट स्वर में बुदबुदाई। हैरी के बालों को पीछे धक्का दिया, उसका माथा छू कर देखा। बेहोश होने वाला ये आखिरी बच्चा नहीं होगा। हाँ, वो चिपचिपा है। दम पिशाच बहुत भयानक होते हैं। उन लोगों पर तो उनका और भी ज्यादा बुरा असर होता है जो पहले से नाजुक हों। मैं नाजुक नहीं हूँ, हैरी ने तत्काल कहा। जाहिर है तुम नहीं हो। वे अब उसकी नब्ज देख रही थीं। उसे किस चीज की जरूरत है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने पूछा। अस्पताल में आराम की? शायद उसे आज रात को अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। मैं ठीक हूँ। उसे ये सोचकर ही यातना हो रही थी कि अगर वो अस्पताल में भर्ती हो गया तो ड्रैको मैल्फॉय क्या कहेगा। कम से कम उसे कुछ चॉकलेट तो खा ही लेनी चाहिए, जो अब हैरी की आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी। मैंने पहले ही खा ली हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन ने मुझे दी थी और हम सबको चॉकलेट दी थी, हैरी बोला। अच्छा, तो आखिरकार हमें गुप्त कलाओं से रक्षा का एक ऐसा टीचर मिल गया है जो अपना काम अच्छी तरह से करना जानता है, मैडम पॉम्फ्री ने प्रशंसा के भाव से कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने सख्ती से पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो पॉटर? हाँ, हैरी ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, अब जाकर थोड़ी देर इंतजार करो। मुझे मिस ग्रेंजर के साथ टाइम टेबल के बारे में बातचीत करनी है, फिर हम सब साथ साथ दावत में नीचे चलेंगे। हैरी मैडम पॉम्फ्री के साथ गलियारे में चला गया, जो बड़बड़ाती हुई अस्पताल की तरफ चल दी। उसे सिर्फ कुछ ही मिनटों का इंतजार करना पड़ा। फिर हरमाइनी बहुत खुश होकर बाहर निकली। उसके पीछे प्रोफेसर मैकगोनागल थीं। वे तीनों संगमरमर की सीढ़ी से नीचे उतरकर बड़े हॉल में पहुंच गए। नुकीली काली टोपियों का समुद्र था। चारों लंबी हाउस टेबलों के पास विद्यार्थी लाइन बनाकर खड़े थे। उनके चेहरे हजारों मोमबत्तियों की रोशनी में चमक रहे थे, जो टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थी। सफेद बालों वाले नाते प्रोफेसर फ्लिटविक एक पुरानी टोपी और 3 पैरों वाले स्टूल को हॉल से बाहर ले जा रहे थे। ओह, हम चुनने की रस्म नहीं देख पाए, हरमाइनी ने धीमे से कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल स्टाफ टेबल पर अपनी खाली सीट की तरफ चली गईं। हैरी और हरमाइनी दूसरी दिशा में गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ चुपचाप चल दिए। जब वे हॉल के पीछे से उस तरफ जा रहे थे तो विद्यार्थियों ने उन्हें देखा और कुछ ने तो हैरी की तरफ इशारा भी किया। वो सोचने लगा, क्या उसके दम पिशाच के सामने बेहोश होने की बात इतनी तेजी से फैल गई है? हैरी और हरमाइनी रॉन के आजू बाजू बैठ गए, जिसने उनके लिए जगह रोक रखी थी। किस लिए बुलाया था? हैरी से उसने बुदबुदा कर पूछा। हैरी ने फुसफुसाकर बताने की कोशिश की, लेकिन तभी हेडमास्टर बोलने के लिए खड़े हो गए। वो रुक गया। हालांकि प्रोफेसर डंबलडोर बहुत बूढ़े थे, लेकिन उन्हें देखकर हमेशा असीम शक्ति का आभास होता था। उनके कई फुट लंबे चांदी जैसे बाल और दाढ़ी थी। वे आधे चांद के आकार का चश्मा लगाते थे। उनकी नाक बहुत मुड़ी हुई थी। उन्हें लोग इस युग का सबसे महान जादूगर मानते थे, लेकिन हैरी इस वजह से उनकी इज्जत नहीं करता था। उसे एल्बस डंबलडोर पर विश्वास था। जैसे ही हैरी ने डंबलडोर को विद्यार्थियों की तरफ खुशी से मुस्कुराते हुए देखा तो दमपिशाच से मुठभेड़ के बाद उसे पहली बार शांति का अनुभव हुआ। स्वागत है, डंबलडोर ने कहा, और मोमबत्तियों की रोशनी में उनकी दाढ़ी चमक रही थी। हॉगवर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे आपसे बातें कहनी हैं और चूंकि उनमें से एक बहुत गंभीर है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसे पहले बता दूं, इससे पहले कि आप दावत खाने के बाद सुस्त हो जाएं। जैसा आप सब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की तलाशी के बाद जानते होंगे, अज़्काबान के दमपिशाच इस समय हमारे स्कूल की पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें जादू मंत्रालय ने यहाँ तैनात किया है। दमपिशाच स्कूल के हर प्रवेश द्वार पर तैनात हैं और जब तक वे यहाँ हैं तब तक कोई भी बिना इजाज़त के स्कूल न छोड़े। दमपिशाचों को चालाकी से या छिपकर या अदृश्य चोगा पहनकर मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दया करना या माफ़ करना दमपिशाचों की आदत नहीं है। इसलिए मैं आप सबको चेतावनी देता हूँ कि आप उन्हें ऐसा कोई कारण न दें जिससे वो आपको नुकसान पहुँचा सकें। मैं प्रीफेक्ट्स और हमारे नए हेड बॉय और हेड गर्ल से उम्मीद करता हूँ कि वो किसी भी विद्यार्थी को दमपिशाच के रास्ते में नहीं आने देंगे। अब अच्छी खबर सुनाता हूँ।
मुझे इस साल 2 नए टीचर्स का स्वागत करने में खुशी हो रही है। सबसे पहले तो प्रोफेसर ल्यूपिन, जो गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों ने बेमन से तालियां बजाईं, लेकिन उन लोगों ने जमकर तालियां बजाईं जो प्रोफेसर ल्यूपिन के साथ उनके कंपार्टमेंट में बैठे थे, और हैरी उनमें से एक था। स्नैप की तरफ देखो, रॉन ने फुसफुसाकर हैरी के कान में कहा। जादुई काढ़े के टीचर प्रोफेसर स्नैप स्टाफ टेबल पर प्रोफेसर ल्यूपिन को घूर रहे थे। सब जानते थे कि स्नैप गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे नफरत करने वाला हैरी भी उस भाव से चौंक गया जो इस समय उनके दुबले पीले चेहरे पर था। ये गुस्से से भी ज्यादा बुरा भाव था, ये घृणा थी। हैरी इस भाव को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि स्नैप जब भी हैरी को देखते उनके चेहरे पर यही भाव रहता था। जब प्रोफेसर ल्यूपिन के स्वागत में बजने वाली छुटपुट तालियां रुक गईं तो डंबलडोर बोले, अब हमारे दूसरे नए टीचर के बारे में। अफसोस की बात है, जादुई प्राणियों की देखभाल के टीचर प्रोफेसर केटलबर्न पिछले साल रिटायर हो गए हैं। बहरहाल मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उनकी जगह पर कोई और नहीं बल्कि रूबियस हैग्रिड आ रहे हैं, जो अपने गेम कीपिंग के कर्तव्य के अलावा पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी स्तब्ध थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। वो तालियां बजाने लगे। गरुड़ द्वार की टेबल पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थीं। हैरी हैग्रिड को देखने के लिए आगे झुका। हैग्रिड का चेहरा लाल पड़ गया था और वो अपने बड़े हाथों को घूर रहा था। उसकी चौड़ी मुस्कान उसकी काली दाढ़ी में छुप गई थी। हमें पता होना चाहिए था, काटने वाली किताब को उसमें और कौन रखेगा, रॉन ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने सबसे अंत में तालियां बजाना बंद की जब प्रोफेसर डंबलडोर ने दोबारा बोलना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हैग्रिड टेबल क्लॉथ से अपनी आंखें पोंछ रहा है। मुझे लगता है असली महत्व की बातें यही थीं। अब दावत शुरू करते हैं। उनके सामने रखी सुनहरी प्लेटों और प्यालों में अचानक खाने पीने की चीजें आ गईं। हैरी को भूख लगने लगी। वो जितना ले सकता था उसने लिया और खाने में जुट गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी चाहते थे कि दावत जल्दी खत्म हो जाए ताकि वे हैग्रिड से मिल सकें। वे जानते थे कि उसके लिए टीचर बनना कितना मायने रखता था। हैग्रिड पूरी तरह योग्य जादूगर नहीं था। उसे हॉगवर्ट्स में 3rd ईयर में एक ऐसे अपराध के लिए निकाल दिया गया था जो उसने कभी किया ही नहीं था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने पिछले साल ही हैग्रिड के नाम पर लगे कलंक को धोया था। आखिरकार कद्दू की कचौरी के बचे हुए कौर सुनहरी प्लेटों से गायब हो गए। इसके बाद डंबलडोर ने कहा, अब सबके बिस्तर पर जाने का वक्त है। उस समय उन्हें मौका मिल गया। टीचर्स की टेबल के पास पहुंचकर हरमाइनी चहकी, बधाइयां हैग्रिड, सब कुछ तुम तीनों की बदौलत हुआ है। हैग्रिड ने रुमाल से अपने चमकते चेहरे को पोंछते हुए कहा, हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा। जब प्रोफेसर केटलबर्न ने जाने की बात कही तो डंबलडोर सीधे हमारे पास आए। हम हमेशा से यही चाहते थे। भाव विभोर होकर उसने रुमाल में अपना चेहरा छिपा लिया और प्रोफेसर मैगोनिकल ने तीनों को वहां से भगा दिया। हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार के बाकी बच्चों के साथ संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो बहुत थके हुए थे, गलियारों से होकर गुजरे। आखिरकार वे गरुड़ द्वार के छिपे हुए प्रवेश द्वार के सामने आ गए। गुलाबी पोशाक में एक मोटी औरत की बड़ी तस्वीर ने उनसे पूछा, पासवर्ड? आ रहा हूँ, पर्सी पीछे चिल्लाया। नया पासवर्ड है मोटी किस्मत। ओह नहीं, नेविल लॉन्गबॉटम ने दुखी होकर कहा। पासवर्ड याद रखने में उसे हमेशा ही दिक्कत होती थी। वो तस्वीर के छेद से निकलकर हॉल के पार चले गए। इसके बाद लड़कियां और लड़के अपनी अपनी सीढ़ियां चढ़ने लगे। हैरी गोलाकार सीढ़ियां चढ़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, वो यहाँ वापस लौटकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। वो अपने परिचित गोलाकार कमरे में पहुंचे जिसमें 5 मसहरीदार पलंग थे। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसे महसूस हुआ आखिरकार वो अपने घर लौट आया है।